चलो स्टूडेंट्स, देखिए आज से हम शुरू करने वाले अपना नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया इसमें 3 नाम है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये तीनों ही अपने अपने बारे में सारी डिटेल्स इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब तक आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया है, ये चैप्टर को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप हैलोजन डेरिवेटिव्स के चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से सीख लें और फिर ही इस चैप्टर के लिए आप आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे होंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी एमओपी जिसे मैं कहता हूँ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर हम पढ़ेंगे यूजेस। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को इसी तरह से पढ़ा जाता है कि सबसे पहले उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ना चाहिए, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड एंड देन वी हैव गॉट टू स्टडी यूजेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इस चैप्टर में सबसे पहले ग्रुप दैट इज अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल को जनरली हम लोग R बॉन्डेड टू OH देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी एंड अल्कोहल का यूजेस। ठीक है, इस तरह से उसके बाद में ये पूरी तरह से अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट होगा। देन आई विल स्टार्ट विद फिनॉल। तो जो फिनॉल होता है उसको हम क्या बताते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसके ऊपर OH ग्रुप जब लगा होगा तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। अब यहाँ पर एरोमेटिक रिंग आपने बेंजीन ली है, जरूरी नहीं है बेंजीन एरोमेटिक रिंग हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकते, तो मैं यहाँ पर AR लिखता हूँ, AR बॉन्डेड टू OH, इसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, अब इस फिनॉल के बारे में हमको फिर से क्या पढ़ना है, फिनॉल का इंट्रोडक्शन, फिनॉल का क्लासिफिकेशन, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर, फिनॉल का MOP, फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिनॉल का यूजेस। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको ये फिनॉल टॉपिक कंप्लीट करवाते हुए ईथर्स में लेके चलूंगा। ईथर क्या होता है, कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बॉन्डेड टू कार्बन, इस तरह से दिखाई देता है। इसमें से दो में से कोई भी एक रिंग एरोमेटिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों ग्रुप सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग उसी तरह से इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, MOP, PP, CP एंड यूजेस इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, लेकिन इस एक चैप्टर में छुपे हुए 3 चैप्टर हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इस तरह से। तो ये टॉपिक जो है ये भी बड़ा ही टॉपिक है, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव्स है। अगर ये टॉपिक को आपको छोटा करना है तो हैलोजन डेरिवेटिव्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव्स के बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। मैं चाहूँ तो आपको हर लेक्चर में ऐसा बोल भी सकता हूँ कि प्लीज रिवाइज फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, प्लीज रिवाइज फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको डिफिकल्टी आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हैलोजन डेरिवेटिव्स को अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है, चलिए तो चलिए आज से शुरू करेंगे हम लोग अल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए अल्कोहल के बारे में मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें सिखाना शुरू करता हूँ। ऑलराइट, तो देखिए अल्कोहल्स के बारे में हमको क्या आंसर करना होगा कि व्हाट आर अल्कोहल्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। अगर हम ये दोनों क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो हमको इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स मिल जाएगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन में मैं अगर आपसे बात करूं व्हाट आर अल्कोहल्स, तो मतलब आप सिंपली इसका डेफिनेशन की बात कर रहे होंगे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो अल्कोहल्स, ठीक है, आर compounds obtained by replacing one or more hydrogen atom of alkane। ठीक है, alcohols are the compounds obtained by replacing one or more hydrogen atoms of alkane by equivalent नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स, OH ग्रुप्स। बेटा ये OH ग्रुप्स को ही प्यार से हम ऐसा कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, OH ग्रुप का नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल। देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हम क्या कहेंगे, सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमको कब मिलेंगे, जब हम अल्केन्स के अंदर से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं और उसी की जगह पे उतने ही अल्कोहल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगाते हैं। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल्स। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं कि ये R बॉन्डेड टू H एक अल्केन है, R बॉन्डेड टू H क्या है, एक अल्केन है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये H को रिमूव कर रहे हैं यानी -H लिख रहे हैं कि H को रिमूव कर दिया और उसी की जगह पे हम OH ग्रुप को लगा रहे हैं।
तो ये कंपाउंड कुछ R बॉन्डेड टू OH बन जाएगा और इसी को हमने नाम दे दिया है अल्कोहल। ठीक है, अब जितने H हटाएंगे उतने OH ग्रुप आएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये कार्बन चेन है इस तरह से, तो अगर मैंने इसका हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन बना दिया तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह ब्यूटेन बना दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एक OH ग्रुप लगाना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन हटाऊंगा तो दो OH ग्रुप लगाना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो जितने हाइड्रोजन ग्रुप हटाऊंगा उतने OH ग्रुप लगने ही चाहिए। ठीक है, तो यही डेफिनेशन जो है वो हल्का फुल्का मिलता जुलता है हैलोजन डेरिवेटिव्स से। हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या था, आप हाइड्रोजन हटाते उसकी जगह हैलोजन लगाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, आप हाइड्रोजन हटाते उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं। किस में से हाइड्रोजन हटाते हैं आप, अल्केन में से हाइड्रोजन हटाते हैं। देखिए हैलोजन डेरिवेटिव्स भी अल्केन का था और यहाँ पर अल्कोहल भी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स है अल्केन का। उम्मीद करता हूँ कि आप जो टर्मिनोलॉजी से उसको समझ पा रहे हैं। वो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन था, ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और उन्हीं को हमने नाम दिया है अल्कोहल। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो डेफिनेशन है अल्कोहल का बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अभी थोड़ी सी जनरल बातों कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ इस तरह से दिखता है, R बॉन्डेड टू OH। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे एक क्वेश्चन हमको आंसर करना होगा, दैट इज हाउ आर दे क्लासिफाइड। ठीक है, हाउ आर दे क्लासिफाइड, ध्यान से सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, करेक्ट। ए, ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कौन सा ग्रुप बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे नंबर 1, दैट इज मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, मोनो का मतलब 1, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप। ठीक है, तो पूरे अगर कंपाउंड के अंदर सिर्फ आपको एक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो चलिए अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूँ कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो मुझे बता सकते हैं इसी बेसिस पे कि देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स, बताइए मुझे, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, बोलिए अब क्या लिखना चाहिए, मोनोहाइड्रिक यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना चाहिए, तो कितना हाइड्रोजन जाना चाहिए, एक। इसका मतलब यहां लिखना चाहिए रिप्लेसिंग only one hydrogen atom of alkane with one hydroxyl group, इस तरह से। सही है, तो इसका अगर मैं आपसे जनरल फॉर्मूला की बात करता हूं तो ये हो जाएगा R बॉन्डेड टू OH, इस तरह से। ठीक है, और इन्हीं को प्यार से हम क्या कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम प्यार से क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं को हम कहते हैं अल्केनॉल्स। क्या कहते हैं इन्हें, अल्केनॉल्स। ठीक है, अल्केनॉल्स यानी क्या, अल्केन के अंदर से जब आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक OH ग्रुप लगाएंगे तो इन्हें हम अल्केनॉल्स कहते हैं या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स की बात करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एग्जांपल नंबर 1, तो अगर देख सकते हैं आप CH3OH, इसमें एक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे देखिए आप यहाँ पर भी आपको एक अल्कोहल ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, एग्जांपल दूसरे की बात करता हूँ, देखिए अब मैंने साइक्लिक चेन ले ली है, यहाँ पर OH ले लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों ही एग्जांपल के अंदर सिर्फ आपको एक ही OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ इसे, ये होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इनका IUPAC नेम, कॉमन नेम तो लिख ही पाएंगे क्योंकि ये तो हम 11 से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आगे नोमेनक्लेचर में फिर से सिखाने वाला हूँ कि IUPAC नेम, कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आपको याद होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड का, तो आप इन तीनों का नाम जो है वो ट्राई करके देखिए, आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आता है तो हम ऐसे भी आगे सीखने ही वाले, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जब पूरे कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटे होंगे और उसके जगह पे OH ग्रुप लगे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सही है, एक होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो होगा तो डाईहाइड्रिक, तीन होगा तो ट्राईहाइड्रिक, चार होगा तो टेट्राहाइड्रिक और एक्सेट्रा, उससे ज्यादा होगा तो हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक, लाइक दैट। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देखने वाले, जैसे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देख लिया, तो देखिए अब अगला क्या आने वाला है, क्लासिफिकेशन ही चल रहा है ना अभी, मैं ये रफ करता हूँ ताकि जगह मिले हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में नंबर 1 मोनोहाइड्रिक हो गया, अब आएगा नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अब मुझे बता सकते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल कैसा रहेगा,
तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है डेफिनेशन। क्या लिखना चाहिए बोलो? डायहाइड्रिक अल्कोहल्स आर द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन विथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, है ना, आर कॉल्ड एज डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ डायहाइड्रिक अल्कोहल की, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक स्पेशल चीज सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं सिखाऊंगा आपको सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब मैं ऐसा कहता हूं कि आपको 2 OH ग्रुप दिखाई देंगे, अब सवाल यह है कि अगर मैं ऐसा देखूं 2 कंपाउंड बनाता हूं आपके लिए, जैसे एक कार्बन है 2 कार्बन, इस पर भी एक OH ग्रुप है, इस पर भी एक OH ग्रुप है, तो CH2 ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 कार्बन का चेन है और यहाँ पर 2 OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो डायहाइड्रिक अल्कोहल है, सही है। अब मैं ऐसा एक कंपाउंड लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, CH3CHOH, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 2 कार्बन है, इसमें 2 OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी क्या है, एक डायहाइड्रिक अल्कोहल डेफिनेशन के हिसाब से, सही बात है। देखिए ऐसा ही कुछ हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था कि अगर मैं डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव देखता हूँ तो ऐसा हैलोजन हो सकता है कि हैलोजन दोनों बाजू बाजू के कार्बन पे हो, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों हैलोजन जो है वो एक ही कार्बन पर जमे हुए हो, ठीक है। तो जब हम हैलोजन डेरिवेटिव्स में बात कर रहे थे बेटा, वहां फंडा थोड़ा सा अलग था। जैसे अगर हम यहाँ कहते हैं कि दोनों हैलोजन अगर बाजू बाजू के कार्बन पे है तो उसे हम विसिनल डायहाइड कहते हैं, जिसे हम प्यार से वीडी कहते थे, सही बात है। और अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जमे हुए हैं तो उसे हम जेमिनल डायहाइड कहते थे, जीडी, सही बात है, जिनका नोमेनक्लेचर अलग था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब ऐसा ही सेम फंडा अगर मैं अल्कोहल में अप्लाई करने बैठूं तो आप मुझे बता सकते हैं अगर दोनों ग्रुप OH बाजू बाजू में है तो ये कौन से टाइप का अल्कोहल होगा? बाजू बाजू में है तो ये होगा विसिनल अल्कोहल, सही पहचाना आपने, क्या होगा? विसिनल अल्कोहल, सही है। और अगर दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पर जमे हुए हैं तो टेक्निकली इसे क्या कहना चाहिए बेटा? इसे कहना चाहिए जेमिनल अल्कोहल, सही बात है, ठीक है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि विसिनल अल्कोहल होगा और ये जेमिनल अल्कोहल होगा। अब ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में विसिनल अल्कोहल का एक नाम दिया गया है, ध्यान से सुनिए, विसिनल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। विसिनल अल्कोहल का एक नाम दिया गया है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल्स, जी हाँ, क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकॉल्स। मतलब आज के बाद कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जहां पर दोनों OH ग्रुप बाजू बाजू में लगे हुए हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर लगे हुए हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हम विसिनल अल्कोहल कहते हैं, या फिर बहुत ही अच्छी नाम से हम कह सकते हैं उसको ग्लाइकॉल्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ग्लाइकॉल वर्ड याद रहेगा। ग्लाइकॉल इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर विसिनल अल्कोहल। तो सर व्हाट विल बी द अनदर वर्ड फॉर जेमिनल अल्कोहल? नाउ डू रिमेंबर केयरफुली, जेमिनल अल्कोहल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जेमिनल अल्कोहल डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई स्ट्रक्चर कभी होता ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जेमिनल डाइहैलाइड तो होता है, तो जेमिनल अल्कोहल क्यों नहीं होता है? मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अगर जेमिनल अल्कोहल होगा तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है। अगर देखिए एक ही कार्बन है, इस पर 2 OH ग्रुप मैं लिख लेता हूँ, इस तरह से OH ग्रुप और इस तरह से OH ग्रुप, इसके अलावा एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों OH ग्रुप बहुत बाजू बाजू में होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बनकर निकल जाएगा? अगर मैं H और OH को निकाल दूं तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, सही बात है कि नहीं? HOH वाटर ही बनाता है ना, H2O। तो बचा क्या यहाँ पर? CH3CH, ठीक है। और इस पर सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड में आ जाएगा ना। तो देखिए ये कंपाउंड क्या बन रहा है? अल्डिहाइड। क्या बन रहा है? अल्डिहाइड। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, दुनिया में कभी भी जेमिनल अल्कोहल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर गलती से आपने जेमिनल अल्कोहल बना भी लिया तो वो अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा। सर जरूरी है कि अल्डिहाइड ही बनेगा? नहीं, कीटोन भी बन सकता है। कैसे? देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं एक नॉन टर्मिनल डायोल की, तो देखिए 3 कार्बन है, ये नॉन टर्मिनल कार्बन है। सपोज इस पर OH ग्रुप है और इस पर भी OH ग्रुप है, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? जेमिनल अल्कोहल हो गया। और आपको पता है जेमिनल अल्कोहल दुनिया में कभी एग्जिस्ट कर सकते नहीं है, क्योंकि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होंगे तो उसमें से एक OH लूज करेगा और एक H लूज करेगा। तो यहाँ से देखिए अगर मैं H और OH को खींच के निकाल दूं तो वाटर लॉस हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से हो गया वाटर लॉस, तो बचा क्या? C, इधर एक ऑक्सीजन बचा जो कि डबल बॉन्ड में आ जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो रहा है, सही है कि नहीं? इसका मतलब जेमिनल अल्कोहल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर गलती से आपने कभी जेमिनल अल्कोहल बना लिया और वो टर्मिनल है तो वो अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और गलती से आपने अगर जेमिनल अल्कोहल बना दिया और वो नॉन टर्मिनल है तो वो अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा बाय लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जेमिनल अल्कोहल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है इसका रीजन आपको पता होगा, ठीक है। ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, सिंपल सी बात है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलिए, तो डायहाइड्रिक अल्कोहल में आपको सिखा दिया मैंने कि विसिनल अल्कोहल भी पॉसिबल है,
जेमिनल अल्कोहल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। विसिनल अल्कोहल का नाम हमने क्या लिखा है, ग्लाइकॉल, सही है। तो डेफिनेशन आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी आप बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, सही बात है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। विसिनल अल्कोहल्स, ठीक है, ऐसा मुझे लिखना चाहिए, विसिनल अल्कोहल्स, या फिर मुझे कहना चाहिए विसिनल डायॉल्स। क्यों डायॉल? डाई का मतलब दो, ऑल का मतलब अल्कोहल, तो दो OH ग्रुप बाजू बाजू में होंगे, इसको कहते हैं विसिनल डायॉल, सही बात है कि नहीं। तो विसिनल डायॉल आर ऑल्सो टर्म्ड एज ग्लाइकॉल्स, ठीक है। और ये ग्लाइकॉल एक कॉमन नेम है, याद रखिए, ग्लाइकॉल क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जेमिनल डायॉल्स, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, जेमिनल डायॉल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आगे तो सुना देता हूं एक और चीज आपको, अगर टर्मिनल है तो अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनल है तो कीटोन बनेगा, समझ में आया, बाय लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ एग्जांपल नंबर 1 की, तो देखिए ऐसा कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने कि 2 कार्बन है और दोनों पर क्या है बेटा, OH ग्रुप है, तो बता सकते हैं इसे क्या कहेंगे। देखिए वैसे तो इसे ग्लाइकॉल ऐसा नाम देना चाहिए, अब 2 कार्बन वाला है इसलिए मैं इसे प्यार से इथिलीन ग्लाइकॉल कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे मैं, इथिलीन ग्लाइकॉल, सही बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पॉलीमर चैप्टर में भी आपने ये कंपाउंड यूज किया था, आपको याद आ रहा हो कहाँ यूज किया था, ठीक है। चलिए दूसरा कंपाउंड देखते हैं। समझो अगर मैंने 3 कार्बन लिए और उसमें बाजू बाजू कार्बन पर OH कर दिया, ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड है। हाँ, तो आप बोलेंगे कि बेटा ये तो विसिनल डायॉल है, ठीक है। तो विसिनल डायॉल है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, देखिए इसका एक्चुअल नाम ग्लाइकॉल होना चाहिए, पर 3 कार्बन वाला है इसलिए मैं इसे कहूंगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। क्या कहूंगा, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। मैंने जो भी नाम लिखे हैं ना, ग्लाइकॉल करके, इथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये सारे के सारे कॉमन नेम्स है, ये IUPAC नेम्स नहीं। IUPAC नेम तो बहुत अच्छे से आपको लिखने आता ही है, आप खुद से लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो वेट कीजिए, मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ कि IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल्स कैसे लिखा जाता है, सही है। तो देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप में नंबर 1 हमने देख लिया मोनोहाइड्रिक, नंबर 2 हमने देख लिया डाइहाइड्रिक। चलिए अब नंबर 3 की बारी। अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर 3 OH ग्रुप दिखाई देते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्वियसली ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो चलिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में लिखते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर उसी के अंदर नंबर 3 दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, चलिए चलिए जरा आप डेफिनेशन लिखिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, तो मुझे बताइए कैसा हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का डेफिनेशन। दैट कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन विथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, सही है। क्या डेफिनेशन आपको आ गया है तो वो तो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, आपको खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। पर एग्जांपल इसमें एक बताना चाहूंगा क्योंकि ये जो एग्जांपल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि बहुत जगह पे पूछा गया है और आगे जाके बहुत चैप्टर्स में यहाँ आता भी है, तो इसका नाम आपको खासकर याद रखना है कि देखिए अगर मैं 3 कार्बन लिखता हूँ और तीनों कार्बन पर OH ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर सारी वैलेंसीज भी बराबर से सेटिस्फाई हो रही है, तीनों कार्बन है और आपको 3 OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो सीधी बात है ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ठीक है। और ये जो है बहुत ही फेमस, बहुत बहुत बढ़िया कंपाउंड है और इसी को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसे हम, ग्लिसरॉल। अच्छा बहुत लोग ना इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर आपको याद होगा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का एक यूज तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए जनरली जो एक्टिंग इंडस्ट्री है उसमें हम लोग क्या जो एक्टर्स होते हैं ना उनको अगर रोना होता है, ठीक है, तो कभी कभी कैसा उनको सेट पे रोना नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं 1-2 ड्रॉप हल्का सा डाइल्यूटेड ग्लिसरीन अपनी आंखों में डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में बहुत आंसू आने लगते हैं। बिकॉज ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल इज नथिंग बट आई इरिटेंट। अगर आपका आईज इरिटेट होगा ना तो अपने आप उसमें से पानी निकलने लगेगा। तो बहुत लोग ना इसको ऐसे भी यूज करते हैं और भी बहुत जगह यूज होता है। देखिए इनफैक्ट इसका एक्चुअल यूज जो है ग्लिसरीन का वो है साबुन बनाने में, ठीक है। तो ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं साबुन बनाने में काम आते हैं। इनफैक्ट ऑयल्स और फैट्स बिना ग्लिसरॉल के बन ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप ऑयल्स और फैट्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे या फिर ऑयल्स और फैट्स को ब्रेक करेंगे या फिर किसी साबुन को भी अगर आप ब्रेक करेंगे
तो आपको ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑयल्स, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका बहुत इंडस्ट्रियल यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, डू रिमेंबर इट। 3 कार्बन, तीनों पर OH ग्रुप, सही बात है। इसका यूपीएससी नेम तो आप लिख ही सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, प्रोपेन का ई लिखना चाहिए, 1, 2, 3 ट्राइऑल, ये उसका यूपीएससी नेम है। ये आपको आता ही होगा ऑलरेडी, पर मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज, देखिए अभी आपको अगर किसी कंपाउंड के अंदर 4 OH ग्रुप दिखाई देंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, पर उससे अच्छा क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसे मैं कह दूं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में समझ में आता है कि 1 होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 होगा तो डाइहाइड्रिक, 3 होगा तो ट्राइहाइड्रिक, उससे ज्यादा होगा OH ग्रुप तो पॉलीहाइड्रिक। तो अगला डेफिनेशन जो मैं लिखूंगा ना वो किसका होगा मुझे बता दीजिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। ठीक है, तो उसका कुछ खास डेफिनेशन तो आएगा नहीं, डेफिनेशन तो आपको यूं ही आ जाएगा, तो मैं डेफिनेशन लिखने की प्रॉब्लम नहीं लेने वाला हूं। नंबर 4 देखिए, आपको मैं करा दूंगा, दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, आप लिख सकते हैं द कंपाउंड इन विच, ठीक है, मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए मैं 6 कार्बन लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही बात है। पहले कार्बन पे OH ग्रुप, दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप, तीसरे कार्बन पे भी OH ग्रुप, चौथे कार्बन पे भी OH ग्रुप, 5वें कार्बन पे भी OH ग्रुप और लास्ट कार्बन पे भी OH ग्रुप। इसका मतलब क्या, 6 कार्बन 6 के ऊपर OH ग्रुप, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 OH ग्रुप। 6 OH ग्रुप मतलब क्या होगा, ये ऑब्वियसली हेक्साहाइड्रिक होगा, लेकिन हेक्साहाइड्रिक थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोल देंगे उसको, पॉलीहाइड्रिक। इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, क्या नाम है इस कंपाउंड का, सॉर्बिटॉल। ठीक है, नाउ दिस सॉर्बिटॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि ये ना वो दवाई में यूज करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई जो आती है, जो हम लोग खाते हैं, ड्रग विच हेल्प्स यू टू बैलेंस योर ब्लड प्रेशर लेवल, और हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट डिजीजेस जिनको हेल्प करती है, वो दवाई के अंदर ये सॉर्बिटॉल जरूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी मैं इसका अगर आपको रीजन बताऊं तो थोड़ा सा आपके दिमाग के बाहर जाएगा। देखिए सॉर्बिटॉल इज नथिंग बट अ पोटेंट वासोडाइलेटर। Now what is potent vasodilator? It is nothing, it is just going to expand your veins. ठीक है, आपका जो नस होता है ना जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो डायलेट कर देगा उसको। ठीक है, वो जो वेन है उसको डायलेट कर देगा, तो उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आसान हो जाएगा। तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो वेन्स है वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर हम सॉर्बिटॉल का ड्रग लेते हैं ना, उसकी वजह से आपका वेन्स जो है वो डायलेट हो जाता है, तो ब्लड फ्लो आसान होता है। तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, हार्ट पेन होता है, या फिर कहीं ऐसा बोलते हैं कि चेस्ट प्रॉब्लम्स है कुछ, तो उसके लिए यहाँ पर ये दवाई काम आती है। ठीक है, सिर्फ ये अकेला नहीं होता है, बड़ी दवाई होती है, उसके अंदर ये एक कंपोनेंट होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, पर इतना ज्यादा यूजेस आपको कोई जरूरत नहीं। तो एनीवे आप याद रख सकते हैं इस कंपाउंड का नाम सॉर्बिटॉल, क्योंकि बहुत बार ये एमसीक्यूज में पूछा गया है, बहुत बार आता है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करके बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन नंबर बी। ठीक है, देखिए उसका आईडी क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर बी का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन on degree of carbon atom to which hydroxyl group is attached। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ध्यान से सुनिएगा, इसमें नंबर 1 देखिए, अगर मैं लिखता हूं प्राइमरी अल्कोहल तो इसका मतलब क्या बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं, या बहुत लोग इसे 1 डिग्री अल्कोहल ऐसा भी लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो कार्बन एटम जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो 1 डिग्री होना चाहिए, सिंपल सा मतलब है। तो प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल इन विच OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज attached to 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है,
आर टर्म्ड एज प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केनॉल्स। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केनॉल्स। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूं, जनरली रिप्रेजेंटेड एज आर बॉन्डेड टू ऐसा कार्बन, ठीक है, जो कि 1 डिग्री हो। तो देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री होगा और इस पर OH ग्रुप है। तो कितने बॉन्ड्स बचे हैं? 2 बॉन्ड्स बचे तो दोनों पर क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा, यानी RCH2 OH ग्रुप दिखाई देना चाहिए। सही है, क्योंकि ये OH इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। सही बात है कि नहीं? ऑलराइट, चलिए इसी तरह से अगर मैं दूसरा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बताइए? सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका भी अगर आप डेफिनेशन लिखे तो मुझे बता दीजिए क्या होगा? अल्कोहल्स, ठीक है, इन विच OH ग्रुप, मुझे बताइए OH ग्रुप को क्या कहना चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम, यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए जो खुद 2 डिग्री हो, यानी 2 और कार्बन से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरली रिप्रेजेंट एज, देखिए ऐसा कार्बन जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, OH ग्रुप शुड बी कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। तो ये कार्बन 2 कार्बन से कैसे कनेक्ट होगा? देखिए यहाँ पर एक कार्बन से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर भी एक कार्बन से कनेक्ट होगा, तो अभी इसके पास एक बॉन्ड बाकी है, उस पर हाइड्रोजन होगा कि नहीं? तो देखिए इस तरह का कुछ ग्रुप आपको दिखाई देना चाहिए कि जिसमें CH बॉन्डेड टू OH होगा। देखिए यहाँ क्लियरली देख सकते CH2OH है, यहाँ देख सकते CHOH है। सही है, तो सीधी बात है ना, ये 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या उसी तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो क्या मुझे आप डिफाइन करके बता सकते हैं? तो इसी बेसिस पे आप क्या कहेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन में अभी आपको नहीं लिख के बताऊंगा, लेकिन एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आप मुझे बता सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा। देखिए ये लाइक कर देता हूँ, ठीक है, चलिए लिख ही देता हूँ। नंबर 3 दैट इज टर्शियरी अल्कोहल, या फिर मैं कहूँ आपसे 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या कहेंगे, बोलो फटाफट से। अल्कोहल्स, बोलते रहो मेरे साथ में, इन विच OH ग्रुप को क्या कहना चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही है नहीं? इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, अगर मैं इसको जनरली रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज OH ग्रुप कनेक्टेड टू ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, तभी तो ये 3 डिग्री होगा। तो देखिए ये एक कार्बन, ये एक कार्बन चेन, ये एक कार्बन चेन। तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात क्या है, आपको जब ऐसा कुछ दिखाई देता है CH2OH तो ये 1 डिग्री होता है, आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है CHOH तो ये 2 डिग्री होता है, जब आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होता है। सही बात है, इतनी चीजें आपके दिमाग में यहाँ तक क्लियर हो गई। तो देखिए ये दूसरा क्लासिफिकेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। पहला क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ OH ग्रुप, दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अब आएगा तीसरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर C। ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स based on hybridization of carbon atom to which OH group is attached, to which OH group is attached। सही है, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं हम लोग। तो नंबर 1 देखिए इसमें, ठीक है, मैं आपको सिखाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, आपने अलाइल ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है, तो आपको मैं सिखाना चाहूंगा अलाइलिक अल्कोहल। ध्यान से सुनिएगा इसका डेफिनेशन, दैट कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप को क्या कहना चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom which is next
टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या कि देखिए OH ग्रुप जो होगा, अगर मैं इसका एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं तो एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसके चारों बॉन्ड सिंगल होंगे। इट इज नेक्स्ट टू ऐसा कार्बन जो कि डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर सिर्फ यही पॉसिबल है जो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। ठीक है, इससे छोटा और कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर पा रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो सिर्फ ये सबसे छोटा कंपाउंड है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसका कॉमन नेम रखा गया है अलाइल अल्कोहल। इसलिए इसका कॉमन नेम क्या रखा गया है? अलाइल अल्कोहल। ठीक है, वरना आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। आपको तो IUPAC नेम लिखने आता ही है। ठीक है, तो मैं चलिए इसमें लिख के बता देता हूँ कि आप देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली अल्कोहल को। तो आप वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से अल्कोहल को कम नंबर मिले। तो ये 1, ये 2, ये 3। अब 3 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रोप। डबल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए इन 1 2। तो प्रोप आएगा 2 पे इन और 1 पे ऑल। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। जिसका इसका एक और एग्जांपल मैं लिख के बता सकता हूँ कि देखिए OH ग्रुप है विच इज कनेक्टेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखता हूँ। ठीक है, विच इज नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये भी इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, पर ये वो सबसे छोटा कंपाउंड नहीं है जो इस डेफिनेशन के थ्रू मिलेगा। सबसे छोटा कंपाउंड सिर्फ यही पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ इसका कॉमन नेम अलाइल अल्कोहल है। इस अल्कोहल का टाइप अलाइलिक अल्कोहल है, मैं मानता हूं, बिकॉज डेफिनेशन क्या बोलता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH होना चाहिए और उसके बाजू वाला sp2 होना चाहिए। इसका टाइप अलाइलिक है, पर क्या इसका नाम मैं अलाइल अल्कोहल बोल सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अलाइल अल्कोहल, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसी का ही नाम अलाइल अल्कोहल है। ये अलाइलिक टाइप का अल्कोहल है, बट इसका कॉमन नेम अलाइल अल्कोहल है क्या? नहीं। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम है। तो चलिए IUPAC नेम लिखते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट। ठीक है, 1 2 पे अल्कोहल है और 3 पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। ठीक है, तो ये उसका नाम हो जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है बड़े अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जिसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, बेंजाइलिक अल्कोहल। चलिए अब जरा दिमाग लगा के सोचिए कि ये बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, क्योंकि आपने बेंजाइल ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है। तो देखिए इसके अंदर नंबर 2 में आने वाला है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए मैं डेफिनेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड इन विच, ठीक है, OH ग्रुप को क्या कहना चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, is attached to sp3 hybridized carbon atom, ठीक है, which is next to benzene ring, which is next to benzene ring। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर मैं इसका एग्जांपल लिखने की कोशिश करूँ और सबसे छोटा एग्जांपल बनाऊं जो इसको फॉलो करता है, यानी क्या, OH ग्रुप है, कैसे कार्बन को कनेक्टेड होना चाहिए जिसके चारों बॉन्ड सिंगल हो यानी sp3 हो, और उसके बाजू वाला बेंजीन रिंग होना चाहिए, यानी उसके बाजू वाला कार्बन शुड बी बेंजीन रिंग वाला कार्बन। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे H2 आ जाएगा। सही है, तो ये वो सबसे छोटा कंपाउंड है जिसको फॉलो कर रहा है, इसीलिए सिर्फ इसी का कॉमन नेम होगा बेंजाइल अल्कोहल। बाकी और कोई भी कंपाउंड का कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी का नाम बेंजाइल अल्कोहल होगा। हाँ, आप IUPAC नेम तो लिख ही सकते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो एक ही कार्बन का आएगा, तो एक ही कार्बन है तो इसलिए मिथ लिखना चाहिए N और ऑल हो जाएगा क्योंकि OH ग्रुप है, मिथेनॉल। और उसी के ऊपर फिनाइल रिंग भी है तो इसे मैं लिख दूंगा फिनाइल। तो देखिए इसका नाम बन जाएगा फिनाइल मिथेनॉल। जी हाँ, क्या नाम बन जाएगा इसका? फिनाइल मिथेनॉल, लाइक दैट। ठीक है, चलिए अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, किसी वजह से कंपाउंड बनाता हूँ, देखिए। ठीक है,
तो क्या मुझे इसका नाम बेंजल अल्कोहल कहना चाहिए? नहीं, बेंजल अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ इसका नाम है, ठीक है। क्या ये कंपाउंड बेंजाइलिक अल्कोहल है? जी हाँ, क्योंकि OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज पे अटैच्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज के बाजू वाला बेंजीन रिंग है, इसका मतलब बेंजाइलिक का टाइप का है ये कंपाउंड। सही है, चलिए इसका IUPAC नेम देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है, तो इसका IUPAC नेम में आएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे N, 1 पे है ऑल और उसी 1 पर है फिनाइल, तो इसका नाम बन जाएगा 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। सही बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेंजाइलिक अल्कोहल भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से इसी बेसिस पे मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है विनाइलिक अल्कोहल। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि विनाइलिक अल्कोहल क्या होगा, क्योंकि विनाइल ये वर्ड भी आपने पहले सुना हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ, तीसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं विनाइलिक अल्कोहल। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? कंपाउंड इन विच OH ग्रुप, OH ग्रुप यानी कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सही है, यानी इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं और सबसे छोटा एग्जांपल लिखने की ट्राई करूं, यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होगा जो sp2 है, यानी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो इस तरह से, तो यही सबसे छोटा कंपाउंड होगा। तो CH2 और CH इसको कंप्लीट करता है, तो यही सबसे छोटा कंपाउंड है जो इसको फॉलो करता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका कॉमन नेम होगा विनाइल अल्कोहल, ठीक है। वैसे आप IUPAC नेम लिख ही सकते हैं कि ये 2 कार्बन है तो ईथ, डबल बॉन्ड है तो इन, 1 पे आप लिख सकते हैं ऑल, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं से भी नंबरिंग करो वो 1 ही रहने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी इथेनॉल सिंपली, ठीक है। चलिए अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ कि देखिए OH ग्रुप है, इस कार्बन को कनेक्टेड है, इस पर मिथाइल ग्रुप भी है, ये डबल बॉन्ड में भी इन्वॉल्व है, कुछ इस तरह से। तो क्या ये वो सबसे छोटा कंपाउंड है जिसको फॉलो करते हैं? नहीं, ठीक है। पर क्या ये विनाइलिक टाइप का कंपाउंड है? हाँ, क्योंकि OH इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो ये विनाइल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखता हूँ तो देखिए आप देख सकते हैं 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो IUPAC नेम में क्या आएगा? 3 कार्बन है तो प्रो, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? इन। यहीं से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो अल्कोहल को 2 आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी अल्कोहल को 2 आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जब अल्कोहल को दोनों साइड से सेम नंबरिंग आता है तो मुझे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कीन जो कि लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल पे उसको कम नंबर देना चाहिए। दैट मींस आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। तो ये आ जाएगा 1, ये 2 और ये 3, तो प्रो 1 इन 2 ऑल, ये उसका IUPAC नेम होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा रिएक्शन, आई मीन सॉरी नॉट रिएक्शन, पूरा फंडा जो क्लासिफिकेशन का सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? दैट इज नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ध्यान से चलिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड में सिर्फ एक ही बार OH ग्रुप दिखाई देगा, इनका हम नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर दिया है, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया कि रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप्स अगर होते हैं या एक ही फंक्शनल ग्रुप बार बार आता है, एक से ज्यादा बार आता है, तो उसका IUPAC नेम कैसे देते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो उसका IUPAC नेम कैसे देते हैं एक्सेट्रा। मैंने सारी चीजें कवर की थी 11th में, तो मुझे कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर भले उन्होंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दिया है, हम ये तो पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है, लेकिन बाद में मैं आपको होमवर्क में ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहा होगा, ठीक है, और आप उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको 11th स्टैंडर्ड के बेसिक फंडामेंटल्स और मेरी नोट्स अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी क्या? R बॉन्डेड टू OH, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही OH ग्रुप दिखने वाला है। तो देखिए इसका 3 टाइप का नॉमेनक्लेचर दिया जा सकता है। एक जिसको हम कहते हैं कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम, या फिर बहुत लोग इसे ट्रिवियल नेम भी कहते हैं। ट्रिवियल मतलब कुछ नहीं, ट्राइब से जो नाम आता है वो, या फिर कॉमन नेम ही कहते हैं उसको, ठीक है। दूसरा होता है कार्बिनॉल सिस्टम, ठीक है, और तीसरा होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो उसमें से हम लोग कॉमन नॉमेनक्लेचर और IUPAC नॉमेनक्लेचर तो काफी हद तक जानते ही है, ठीक है, पर आपके लिए जो नया है वो है ये कार्बिनॉल सिस्टम, कि कार्बिनॉल सिस्टम के अंदर कैसे नाम दिया जाए, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसान सा फंडा है, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें सिखाऊंगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कॉमन नेम की, तो इसमें क्या फंडा चल रहा होता है? हम क्या करते हैं, हम इस अल्कोहल ग्रुप को अल्कोहल नाम देते हैं और इस R ग्रुप को एक अल्काइल ग्रुप कंसीडर करते हैं,
क्या अल्केन में से आया होगा। तो देखिए कॉमन नेम में ये जो अल्कोहल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ये अल्काइल है और ये अल्कोहल है, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। सही बात, ठीक। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम आईयूपीएसी के रूल्स यूज करते हैं और नाम देते हैं। तो कार्बिनॉल सिस्टम में क्या करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको कार्बीन समझना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको मैं कार्बिनॉल सिखाता हूँ और फिर कार्बिनॉल सिस्टम सिखाता हूँ। कार्बिनॉल इज नथिंग बट मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर आईयूपीएसी में लिखूं तो मिथेनॉल, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल बोलो या मिथेनॉल बोलो, मिथेनॉल आईयूपीएसी नेम है, मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, स्ट्रक्चर बनने वाला है CH3OH, ठीक है। और इसी का नाम प्यार से कार्बिनॉल रखा गया है, ठीक है, इसी कंपाउंड का नाम क्या रखा गया है, कार्बिनॉल। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ कि कार्बन बॉन्डेड टू OH है, ठीक है, और ये 4 बॉन्ड होंगे कार्बन के, ठीक है, तो चुपचाप कार्बिनॉल सिस्टम में आपको इसको कार्बिनॉल समझना होता है। क्या समझना होता है, कार्बिनॉल। और फिर इसके ऊपर जो भी ग्रुप्स लगे हुए होंगे उसके हिसाब से उसका नाम लिखना होता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर ये कंपाउंड आया तो आप क्या लिखेंगे, कार्बिनॉल। अगर ये कंपाउंड आया, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये कंपाउंड आया तो कार्बिनॉल सिस्टम से इसका नाम कैसे दिया जाएगा, ध्यान से देखिए। आप CH3OH ग्रुप को देखिए, ठीक है, तो ये देखिए ये आपको मिलेगा कार्बिनॉल, ठीक है, जिसमें से आपने एक हटा के मिथाइल लगाया हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे कार्बिनॉल, और उस पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसे कहेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। इसे क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बिनॉल। फिर से जरा समझिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं, बड़ा है तो बहुत इजी है, जैसे इस तरह से मैंने दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए जो कार्बन है उसके OH को ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल से आया होगा ऐसा हम कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, जिसको मैंने सर्कल किया है ना, उसे क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। तो इस कार्बिनॉल पर मिथाइल लगा हुआ है, इस पर मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं इसे कहूंगा डाइमिथाइल कार्बिनॉल। क्या कहूंगा, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, इस तरह से। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप R और OH अलग अलग लिखते हैं तो कॉमन नेम आता है जिसको हम कहते हैं अल्काइल अल्कोहल। आईयूपीएसी में उसके रूल्स यूज करते हैं। कार्बिनॉल सिस्टम में कार्बिनॉल के थ्रू नंबरिंग करते हैं, कार्बिनॉल के थ्रू, सॉरी नंबरिंग नहीं, कार्बिनॉल के थ्रू नाम देते हैं, ठीक है, कि आप कार्बन बॉन्डेड टू OH, यानी ये जो कार्बन बॉन्डेड टू OH है ना, इसको कंसीडर कर लो, ठीक है, इसी को कार्बिनॉल कहेंगे, और इस कार्बन पर लगे हुए ग्रुप्स जो होते हैं अल्काइल ग्रुप्स, उसके हिसाब से इसका नाम देंगे। तो अब मैं क्या कहूंगा, लिस्ट ऑफ कंपाउंड दूंगा, और इस लिस्ट ऑफ कंपाउंड में हम उसका कॉमन नेम भी लिख रहे होंगे, कार्बिनॉल सिस्टम से भी नाम दे रहे होंगे, और आईयूपीएसी के रूल से भी नाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कार्बिनॉल सिस्टम आपको हल्का से समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखा जाता है। देखिए आगे हम प्रैक्टिस, चलिए, तो इन सभी का हम लोग अभी तीनों टाइप से नोमेनक्लेचर करने वाले, कॉमन नेम, कार्बिनॉल सिस्टम और आईयूपीएसी में। तो सबसे पहले देखिए मैं कॉमन नेम की बात करता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। कार्बिनॉल सिस्टम से अगर नाम करता हूं तो इसी का नाम कार्बिनॉल होता है, ठीक है। और अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करता हूं तो एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल है तो ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। सही है, चलिए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। कॉमन नेम से अगर बात करते हैं तो यहाँ इथाइल ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए मैं कहूंगा इसे इथाइल अल्कोहल। अगर कार्बिनॉल सिस्टम से बात करते हैं तो देखिए इसे कहते हैं कार्बिनॉल, कार्बन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन इस कार्बिनॉल, और उस पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनॉल। सही है। और अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम का बात करता हूँ, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल है तो ऑल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। सही बात है। थर्ड वाले में देखते हैं, कॉमन नेम से अगर बात करते हैं तो देखिए आपने प्रोपाइल ग्रुप देखा और 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। कार्बिनॉल सिस्टम से देखेंगे तो देखिए ये कार्बिनॉल होता है और उस पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बिनॉल। सही है। और अगर मैं आईयूपीएसी नेम से बात करूं तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 और। सही बात। फोर्थ वाले पे आते हैं, तो देखिए अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा सेक प्रोपाइल अल्कोहल, या फिर बहुत लोग इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐसा भी कहेंगे, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन में सेक और आइसो का मतलब सेम होता है, ये तो आपको बचपन से पता है, बचपन से यानी 11th स्टैंडर्ड से पता है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम कार्बिनॉल सिस्टम से लिखता हूं तो देखिए ये वाला जो कार्बन है इसको कार्बिनॉल कहेंगे, और उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। सही बात है।
और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं वो तो बहुत सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो पेन 2 पर ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, स्ट्रेट चेन में लिखा हुआ है, कॉमन नेम में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर मैं आईयूपीएसी नेम में लिख दूं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। और अगर मैं कार्बिनॉल सिस्टम में लिखूं तो देखिए ये कार्बिनॉल है और उस पर एन प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लिखना चाहिए एन प्रोपाइल कार्बिनॉल, इस तरह से। ठीक है, कार्बिनॉल सिस्टम जो होता है जनरली मुझे लगता है 4 या 5 कार्बन तक ही उसका नाम लिखा जाता है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी कार्बिनॉल वाले कंपाउंड देखे नाम लिखा हुआ कार्बिनॉल सिस्टम से 4-5 कार्बन तक लिखा गया, उससे ज्यादा मैंने देखा नहीं है। लिख सकते हैं बट आई विल नॉट प्रीफर, आई विल ऑलवेज प्रीफर आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम, क्योंकि उससे हमारा ज्यादा प्रैक्टिस है। हाँ, पर कभी एग्जामिनर ने सामने से अगर आपको कार्बिनॉल सिस्टम में नाम दिया है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको कार्बिनॉल सिस्टम सिखाया। इनफैक्ट लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में तो ये था भी नहीं, इस साल के टेक्स्ट बुक में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऑलराइट, 6 फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर मैं इसका कॉमन नेम देखूं तो यहाँ पर सेक ब्यूटाइल ग्रुप दिख रहा है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि दूसरे कार्बन पर अल्कोहल। ठीक है, और कार्बिनॉल सिस्टम से अगर नाम लिखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा कार्बिनॉल, इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ इथाइल है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना चाहिए, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल लगना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने सिखाया है यहाँ पर उससे आपको तीनों ही सिस्टम की अच्छी से प्रैक्टिस आ रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ आईयूपीएसी के लिए। ठीक है, चलिए इन एग्जाम्पल का भी नाम लिख लेते हैं तीनों सिस्टम से फटाफट। 7th एग्जाम्पल देखिए इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसमें अगर मैं कॉमन नेम से नाम लिखूं तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है और आइसो की चेन दिख रही है, तो कॉमन नेम में ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं कार्बिनॉल सिस्टम से नाम देने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बिनॉल हो जाएगा और यहाँ पर सेक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेक प्रोपाइल ग्रुप को आइसो प्रोपाइल ग्रुप भी कहा जाता है। तो अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ सेक प्रोपाइल कार्बिनॉल। आप आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल लिखेंगे तो भी आपको कोई रॉन्ग दे सकता नहीं है। और आईयूपीएसी नेम खैर वो तो आपको आता ही है कि अगर हम आईयूपीएसी नेम देखें तो इस तरह से आएगा 3 कार्बन का चेन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह से। सही है, चलो 8 कंपाउंड का नाम देखते हैं। अगर मैं कॉमन नेम में लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं टर्शरी कार्बन है और टोटल कार्बन 4 है, तो कॉमन नेम में हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर कार्बिनॉल सिस्टम से नाम लिखे तो देखिए ये कार्बिनॉल है और इस पर 3 बार मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। सही है, और अगर मैं आईयूपीएसी में लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन आएगी ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इस तरह से बनेगा आईयूपीएसी नेम में। सही है, 9th वाला देखते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन की, तो इसका कॉमन नेम अगर लिखूं तो हो जाएगा एन पेंटाइल अल्कोहल। अगर मैं कार्बिनॉल सिस्टम से लिखूं तो देखिए ये जो है वो कार्बिनॉल हो जाएगा और यहाँ पर एन ब्यूटाइल ग्रुप लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एन ब्यूटाइल कार्बिनॉल। तो ये आईयूपीएसी अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो बहुत सिंपल हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, इस तरह से। ठीक है, 10th एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5 कार्बन का चेन है लेकिन सेकंड डिग्री कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, बहुत आसानी से कॉमन नेम ये हो जाएगा सेक पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला दूसरा कंपाउंड देखिए यहाँ पर, इसमें भी जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पर लगा हुआ है, तो आप इसका कॉमन नेम भी सेक पेंटाइल अल्कोहल ऐसा कह देंगे। तो दोनों में फर्क है ना कि यहाँ पर देखिए सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन, पर दोनों अलग अलग कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो एक्जैक्टली सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसलिए मैं इसे कहूंगा सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल अल्कोहल, और इसे मैं कहूंगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अनसिमेट्रिकल, तो आपको पूरा लिखना होता है अनसिमेट्रिकल, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों का कॉमन नेम हो गया। चलो कार्बिनॉल सिस्टम से नाम देते हैं, तो देखिए कार्बिनॉल में ये जो है वो कार्बिनॉल सिस्टम हो गया, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ एन प्रोपाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कार्बिनॉल। ठीक है, अगर मैं आईयूपीएसी नाम लिखता हूं तो बड़ा सिंपल है, तो पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा। सही है, चलिए इसके अंदर देखते हैं कार्बिनॉल सिस्टम से नाम कैसे आएगा। ये कार्बिनॉल हो जाएगा, इस तरफ इथाइल ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, अगर मैं आईयूपीएसी नेम में बात करता हूं तो ये बहुत सिंपल है, पेंटेन 3 ऑल, इस तरह से। सही बात है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली है कि किस तरह से तीनों सिस्टम में नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल्स लेते हैं।
देखिए ये थोड़े मिक्स टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ध्यान से सुनिए। ये कंपाउंड देख सकते हैं आप, 2 कार्बन दोनों पर OH ग्रुप, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं OH ग्रुप बाजू बाजू में, तो ये एक विसिनल अल्कोहल का टाइप है और विसिनल अल्कोहल को हमने कहा था ग्लाइकॉल्स, पर वो एक कॉमन नेम था। तो देखिए अगर इस कंपाउंड का मुझे कॉमन नेम लिखना होगा तो मैं बहुत आसानी से लिख दूंगा कि इसका नाम हो जाएगा इथिलीन, क्योंकि 2 कार्बन दिख रहे हैं, और ग्लाइकॉल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। पर इसका अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। जब भी फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है ना तो हम ई लिखते हैं, ठीक है, इथेन। फिर देखिए 1 और ये 2, तो इसमें मुझे लिखना 1,2 डाइऑल, ठीक है। 2 बार OH ग्रुप है तो डाइऑल ऐसा लिखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें तो आपको पता होगी। इनका नाम हम कार्बिनॉल सिस्टम से नहीं दे सकते, क्योंकि कार्बिनॉल सिस्टम तब अप्लाई होता है जब कार्बन पर OH ग्रुप होता है, ऐसा एक ही आपको दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर तो ये भी कार्बिनॉल है, ये भी कार्बिनॉल सिस्टम है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग कार्बिनॉल सिस्टम में नाम दे सकते नहीं है। कार्बिनॉल सिस्टम कब अप्लाई होता है, जब आपके पास में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहा होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले भी कराया था, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में इसका एग्जांपल दिया था। इसका नाम है ग्लिसरीन, या फिर बहुत लोग इसे ग्लिसरॉल ऐसा भी कहते हैं, ये उसका कॉमन नेम है। चलिए अब उसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है तो ई लिखना चाहिए। फिर 1,2,3 ट्राइऑल, क्योंकि 3 बार अल्कोहल ग्रुप दिखाई दे रहा है, सही बात है। चलिए इसका नाम देखिए, आप देख सकते हैं इसको हम लोग कॉमन नेम में कह सकते हैं अलाइल अल्कोहल, हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले अलाइल अल्कोहल। IUPAC नेम अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा प्रोप2इन 1ऑल। सर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अलाइल अल्कोहल है, ठीक है। 4th वाला आप देख सकते हैं इसी के जैसा स्ट्रक्चर है, OH इज अटैच्ड टू sp3, sp3 इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो ये अलाइलिक टाइप का है। पर क्या ये अलाइल अल्कोहल है? नहीं, अलाइल अल्कोहल कैसा दिखाई देता है। तो इसका जो नाम है थोड़ा सा हटके है, इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, क्रोटोनिल अल्कोहल। ध्यान से सुनिएगा स्पेलिंग, CRO निल, क्रोटोनिल अल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान रखना ये नाम क्रोटोनिल अल्कोहल, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया तो आपको कभी क्रोटोनिल अल्कोहल याद नहीं आएगा, या फिर मैंने आपको कभी कह दिया कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल या फिर प्रिपेयर क्रोटोनिल अल्कोहल, तो आपको उसका स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये जो कॉमन नेम है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोटोनिल अल्कोहल, ठीक है, ये याद रखना होगा। तो आपको याद कैसे रहेगा, तो आपका काम करिए, क्रोटोनिल अल्कोहल का आप IUPAC नाम याद रखिए, दैट इज ब्यूट2इन 1ऑल, ठीक है। ब्यूट2इन 1ऑल जब भी लिखेगा लाइफ में, ठीक है, आप उसको बोलेंगे क्रोटोनिल अल्कोहल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड ले लिया मैंने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन है, तो इसके अंदर से H हटा है और OH लिखा है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, सही है कि नहीं, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल लग जाए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अगर इसमें इसके साइक्लिक कंपाउंड देखो तो 4 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये 1 2, तो ब्यूट 2 इन 1ऑल, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूट2इन 1ऑल, ठीक है। हाँ, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, सॉरी ये कॉमन नेम था, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1ऑल, सॉरी मैंने इसका IUPAC नेम लिखना भूल गया, ठीक है। ऑलराइट, हाँ इसका तो IUPAC नेम है, इसका कोई खास कॉमन नेम नहीं है, सिर्फ IUPAC नेम है, साइक्लोब्यूट2इन 1ऑल। चलिए इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से लिख सकते हैं, इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं है, IUPAC नेम लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन का कंपाउंड है ना, तो इसके 1 पर अल्कोहल ग्रुप है, 1 पर मिथाइल ग्रुप है, तो सिंपली मुझे लिखना चाहिए मिथाइल, 1 पर है ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1ऑल, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब 8th ग्रुप में देखिए, इसके अंदर 2 OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो 5 कार्बन का साइक्लिक चेन, इसके लिए मुझे लिखना चाहिए साइक्लो, 5 है इसके लिए लिखना चाहिए पेंट, सिंगल बॉन्ड इसके लिए लिखना चाहिए एन, फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है इसलिए ई लिखूंगा और मैं लिखूंगा 1,1 डाइऑल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। पर क्या ये जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा, जरा सोचिए इस पे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे हाइपोथेटिकली आपको बता दिया, पर क्या ये कंपाउंड कभी एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ सकता नहीं है। अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए, इसे हम जेमिनल अल्कोहल कहते हैं, और हमको पता है जेमिनल अल्कोहल्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे लूज वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। डू रिमेंबर, ये कंपाउंड हाइपोथेटिकली मैंने लिख दिया है यहाँ पर ऐसे ही, पर ये एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, डू रिमेंबर इट, ठीक है। तो IUPAC की प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसे ही वो कंपाउंड बना दिया था। चलिए तो चलिए होमवर्क में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, जैसे राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से 11 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इस वक्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
या फिर वीडियो पॉज करके सभी अपने नोटबुक में पहले बना लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए इनके अंदर आपको क्या करना है, आईयूपीएसी में तो लिखना ही लिखना है, पर साथ में अगर कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या फिर आपको अगर कोई एलाइलिक दिख जाता है या बेंजाइलिक दिख जाता है या विनाइलिक दिख जाता है तो जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और ये होमवर्क में बहुत अच्छे से आप सारे आईयूपीएसी में लिख करके कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कुछ डाउट आता है आईयूपीएसी में तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे मैं पढ़ाना चाहता हूँ इस चैप्टर को। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में भी, आई मीन लास्ट चैप्टर में भी हम लोग ने कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया था, तो वहां पर तो वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया था। पर इस चैप्टर में अगर वही रिएक्शन को मैं देखूं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे पता चलेगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल क्या हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो नंबर 1 मेथड में आपको सिखाना चाहता हूँ जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दैट इज, ध्यान से सुनिएगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलिए एक एक करके इस शब्दों का मतलब देखते हैं। अल्काइल हैलाइड्स का करना यानी R बॉन्डेड टू X, इसी को हम प्यार से क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, सही बात है। इसका करना है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। अल्कलाइन का मतलब इसके अंदर अल्कली प्रेजेंट होगा, अल्कली यानी बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक्वियस, एक्वियस का मतलब पानी वाला, KOH, ठीक है। और आई कैन यूज एक्वियस NaOH, ठीक है। और आई कैन यूज AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो कहां से आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए वो आता है Ag2O प्लस H2O से। तो Ag2O और H2O के इन सिटू रिएक्शन के जैसे AgOH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, जिसके वजह से AgOH प्रोड्यूस होता है। तो इन तीनों में से अगर मैं कोई भी एक रिएजेंट यूज करूं तो यहां पर बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा बताइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जिसी का हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था जिसे हम कहते हैं SN रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो X है वो हट जाएगा और उसके जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। तो X क्या हो गया, एक लिविंग ग्रुप हो गया यानी लिविंग न्यूक्लियोफाइल। OH क्या हो गया, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सपोज अगर आपने KOH यूज किया होता तो आपका साइड प्रोडक्ट KX होता, अगर आपने NaOH यूज किया होता तो साइड प्रोडक्ट NaOH होता, और अगर आपने AgOH यूज किया होता तो आपका साइड प्रोडक्ट AgX होता, सॉरी NaOH नहीं NaX, सॉरी, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिएक्शन तो बड़ा ही सिंपल है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं SN1 SN2 आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए SN में हमने देखा था SN1 और हमने देखा था SN2, ठीक है। SN1 जो है वो एक्चुअली 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN2 है जो वो क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, सही है। 2 स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट होता है और यहाँ पर क्या होता है, साइमल्टेनियस, ठीक है। साइमल्टेनियस का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं SN1 की बात करता हूं तो आपका जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री कंपाउंड इज मोर प्रिफरेबली गोइंग टू गो फ्रॉम SN1 रिएक्शन देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और SN2 के अंदर मैं अगर सबस्ट्रेट की बात करता हूं, ठीक है, तो हमको पता है 1 डिग्री विल गो फास्टर देन 2 डिग्री विल गो फास्टर देन 3 डिग्री फॉर SN2 रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, ठीक है। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां पीछे से अटैक पॉसिबल है, इसलिए SN2 रिएक्शन यानी 1 स्टेप रिएक्शन हो जाएगा बैक साइड अटैक होकर के। और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है वहां पर पीछे से अटैक हो नहीं सकता है, इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग का टाइम लगता है। बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद कार्बोकेटायन जनरेट होने के बाद अटैक होता है, तो यहाँ पर 3 to 1 होता है ऑर्डर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आगे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा या फिर देखिए इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने बहुत किए तो मैं आपको वापस नहीं दूंगा। अब मैं डायरेक्ट आपको होमवर्क दूंगा कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस या प्रिपेयर दिस अल्कोहल फ्रॉम दिस अल्काइल लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अभी होमवर्क में दूंगा सॉल्व करने के लिए, जो आप बहुत अच्छे से करेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। बस आपको उसमें मेंशन करना होगा कि ये रिएक्शन जो है वो SN1 से प्रोसीड कर रहा है या SN2 से प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड होमवर्क देख लेते हैं। चलिए तो देखिए होमवर्क में मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं। कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथेनॉल,
एक्शन ऑफ KOH on cyclopropyl, एक्शन ऑफ monocylic oxide on tert butyl chloride, convert allyl bromide into prop 2-in-1-ol and prepare benzyl alcohol from अल्काइन लाइट। तो ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसके तो मुझे पक्का पता है, ठीक है। पर आपको मेंशन करना होगा कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो SN1 से जाता है या SN2 से, ये सेकंड रिएक्शन SN1 से जाता है SN2 से। वैसे हर रिएक्शन में मेंशन करना होगा कि रिएक्शन SN1 से जाएगा या SN2 से, और साथ में उसका रीजन भी मेंशन करना होगा कि क्यों SN1 से जाएगा या फिर क्यों SN2 से जाएगा। तो इससे आपका जो है ब्रेन पूरी तरह से टेस्ट होता है। इसमें स्टूडेंट की पहचान होती है कि बच्चा कितना स्ट्रांगली कंसेप्ट को होल्ड करता है, बच्चा कितना स्ट्रांगली कंसेप्ट को समझ में आता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको बहुत अच्छे से। जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था उसका एप्लीकेशन यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको समझिए SN1 SN2 रिएक्शन आता ही नहीं, मैकेनिज्म आपने पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए सभी चीज का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में और करा दूंगा। अब जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, ये एक्चुअली हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखी है, ठीक है। पर शायद आपके दिमाग से हिल गई है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2, दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स, ध्यान से सुनिएगा, बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसी को ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। इसका इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन कहो या एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहो। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करता हूं एसिड हाइड्रोलिसिस की, एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो इसका मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। एसिड मतलब इसमें H+ आयंस आ जाएंगे एसिड के थ्रू, तो आप H2 ऐसा लिखिए, या फिर आप H3O+ लिखिए, या फिर आप ऐसा लिखिए HCl डाइल्यूट वाला, या फिर आप लिखिए डाइल्यूट H2SO4। इस तरह से अगर मैं कुछ भी मेंशन करता हूं जिसमें एसिड है और वाटर है, तो उसे हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, किसका करना है, अल्कीन का। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखिए अगर मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, मैं इसका क्या लिखता हूँ, जनरल रिएक्शन। तो देखिए अल्कीन यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सही बात है, ये हो गया अपना अल्कीन, ठीक है। अगर मैं इसका करता हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ध्यान से सुनिए, मैं उसमें क्या ऐड करूंगा, मैं इसमें यूज करूंगा H2SO4। क्या यूज करूंगा मैं इसमें, H2SO4, ऑब्वियसली एक्वियस मीडियम में, ठीक है। या फिर मैं अगर कुछ भी नहीं लिखूंगा तो मुझे समझ में आता है कि H2SO4 जो है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ डाइल्यूट, सही बात है। और इस रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ। अब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि एसिड हाइड्रोलिसिस में एक्चुअल काम वाटर का होता है, लेकिन उसको हेल्प कौन करता है, एसिड, सही है। तो यहाँ पर इस H2SO4 जो वाटर के मीडियम में प्रेजेंट है वो किस तरह से एक्ट करेगा, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, H2SO4 को लिखने का तरीका बदल देता हूँ। देखिए मैं H2SO4 लिख रहा हूँ, बस इस बार ऐसे लिख रहा हूँ HOSO3H, ठीक है, जिसमें से H पॉजिटिव है, करेक्ट है, और OSO3H जो है वो नेगेटिव है। आप समझ पा रहे हैं, ये H2SO4 ही है, बस H2SO4 को मैंने लिखा अलग तरीके से कि एक H+ है और एक OSO3H- है, सही है। तो आप देख सकते हैं अल्कीन के अक्रॉस अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आता है तो बताइए कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनी-कोव रूल फॉलो होता है। और मार्कोनी-कोव रूल हमें क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट को वहां भेजिए जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जनरल रिएक्शन इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अभी के लिए देखिए समझिए, अगर ये हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जाता है, तो ये जो OSO3H ग्रुप है वो इस कार्बन पर जाता है, सही बात है। तो आगे क्या हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। पहले से दो बॉन्ड्स तो थे ही थे, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से और दो बॉन्ड्स भी क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें से इस कार्बन पर हाइड्रोजन गया है तो मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर OSO3H गया है तो मैं लिख देता हूँ, देखिए OSO3H, सही है। ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना हाइड्रोजन से, सही बात हो रही है, ठीक। अब देखिए मैंने कहा था डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे, तो यहाँ H2SO4 का तो काम हो गया। अब आगे क्या होगा कि डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर होगा कि नहीं। अब वाटर का काम क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं वाटर HOH, ठीक है, और अभी भी हीटिंग तो चल ही रही है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें बच्चा, तो देखिए वाटर का H और इसका OSO3H, आप देख सकते हैं वाटर का H
और इसका OSO3H, क्या हो जाएगा? देखिए अगर OSO3H को एक H मिल जाए तो फिर से क्या बन जाए? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए, H2SO4 बन जाए। तो यहाँ से देखिए H2SO4 तो बाहर निकल जाएगा, तो इस OSO3H की जगह पर अब क्या आएगा? यहाँ से जो OH बचा है ना वाटर का, वो आएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ H है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है इस वक्त OH ग्रुप, और कार्बन पर जब OH ग्रुप आता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। तो देखिए हम लोग ने इस तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा पा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। जब आप यहाँ पर देखिए, सॉरी नॉट ही, जब आप यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो ध्यान रखना इसकी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे कोल्ड मीडियम में यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप इसमें वाटर डाल के हीट करेंगे, ठीक है। तो कोल्ड मीडियम में क्या है, बॉन्ड ये कंपाउंड बन जाएगा, और हीट करेंगे तो क्या है, वाटर उसके साथ रिगोरसली रिएक्ट करके फटाफट इसा H2SO4 निकाल देगा और अपने आप को इसमें कन्वर्ट करेगा बेटा अल्कोहल में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका अल्कीन ब्रांच्ड है, ब्रांच मतलब क्या, ये अल्कीन है, यहाँ पर कार्बन चेन 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 है, ऐसा कुछ ब्रांच टाइप अल्कीन है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए ब्रांच्ड अल्कीन। तो आप यही मेथड से अल्कोहल बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है कि जब भी ब्रांच्ड अल्कीन होगा ना, आप यूज कीजिएगा 50% H2SO4। क्या यूज करिएगा? 50% H2SO4। 50% H2SO4 का मतलब क्या होता है? 50% वाटर होगा और 50% सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ऐसा मिक्सचर यूज करके इसको हीट कर देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ का R एज इट इज, यहाँ का R एज इट इज, यहाँ का R एज इट इज, यहाँ का R एज इट इज। मार्कोनिक रूल को अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिएगा। एक कार्बन पर H डाल दीजिएगा और एक कार्बन पर OH डाल दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, आपको ऐसा स्टेप करके बताने की जरूरत नहीं। इसमें क्या बेटा, दो स्टेप है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेक होकर उसका ऐड होना, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड का जो बाइसल्फेट आयन है यहाँ पर HOSO3H बाइसल्फेट आयन, इसका रिप्लेस होना OH मॉलिक्यूल से। ऐसे दो स्टेप है, समझ में आया आपको? पर आप जब ब्रांच के अंदर 50% H2SO4 यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट ही OH ग्रुप लगा सकते हैं जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन और इसे कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एक्चुअली दोनों ही एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है क्योंकि दोनों में एसिड का आप यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या, अल्कीन को हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, या तो फिर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन विद वाटर या फिर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड एसिड कैटलाइज्ड बिकॉज एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है? देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने कैटलिस्ट लिया, ठीक है, वो इस मॉलिक्यूल में गया, पर लास्ट स्टेप में वही का वही कैटलिस्ट बाहर आ रहा है, वही का वही रिएजेंट बाहर आ रहा है। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में अंदर जा रहा है और लास्ट स्टेप में बाहर आ रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन में मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड गया किधर, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कुछ नहीं, एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट वैसा ही करता है, फर्स्ट स्टेप में आता है, लास्ट स्टेप में जाता है, ठीक है। ओवरऑल वाटर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में मैंने कहा है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ ईथीन। तो देखिए चलिए इसका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करता है। ईथीन कैसा दिखाई देता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम लिख देता हूँ कि ये है ईथीन, ठीक है। अब इसमें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यानी आपको सबसे पहले इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा, और आपको पता है H2SO4 को लिखने का तरीका क्या है? HOSO3H, फिर ये यहाँ से ब्रेक होता है H प्लस OSO3H माइनस, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन में होता है? कोल्ड कंडीशन में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर को तो कोई मार्कोनिक रूल लगेगा नहीं क्योंकि ये अल्कीन सिमेट्रिकल है। मार्कोनिक रूल कब लगता है? जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डालते हो तो वहां पर नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कार्बन उस कार्बन एटम पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है। उम्मीद करता हूँ मार्कोनिक रूल तो मुझे वापस सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपके दिमाग में छप गया होगा। तो अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर गया और OSO3H ग्रुप है वो इस कार्बन पर गया। तो यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पर आ गया OSO3H ग्रुप, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड इसका नाम क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये इथाइल ग्रुप है और ये है हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। क्योंकि HSO4 को हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये देखिए HSO4 ही तो है, तो इसलिए मैं इसे भी कहता हूँ हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। खैर इसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर लिखेंगे तो टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन आता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसके आगे क्या करेंगे? वाटर डालेंगे और इसको हीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं H और OH यहाँ से, सॉरी H और OSO3H यहाँ से निकल करके क्या बना देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो एक कैटलिस्ट है, हमको पता है उसको बाहर आना ही था।
और इस OSO3H की जगह पे इस वक्त OH ग्रुप आ जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 OH ये ग्रुप बन रहा है। और आप जानते हैं ये कंपाउंड का नाम क्या है। अगर मैं कॉमन नेम में लिखूं तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, अगर मैं IUPAC नेम में लिखूं तो हो जाएगा इथेनॉल। खैर ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है, तो आप इसको कार्बिनॉल सिस्टम से भी नाम दे सकते हैं। कार्बिनॉल सिस्टम से इसका नाम आएगा मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। पर मैं अभी वो कार्बिनॉल सिस्टम यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन नेम IUPAC नेम पे रहूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आया होगा बड़ी अच्छी तरह से। सेकंड देखिए, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन प्रोपीन फॉलोड बाय हाइड्रेशन। तो चलिए प्रोपीन देखते हैं कैसा दिखा है। चलिए मैं इसको बॉन्ड लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए प्रोपीन कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें एक्शन ऑफ H2SO4 यानी HOSO3H इस तरह से, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सही है। और ये कंडीशंस कैसी होती है यहाँ पर, कोल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2 ग्रुप है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन आइटम कम है, ये मार्कोनी रूल में सीखा था। तो इस बार OSO3H ग्रुप है वो यहाँ जाएगा और H है वो इस कार्बन पर जाएगा, सही है। तो आपको जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पर H आ गया, इसलिए हमको लिखने की जरूरत नहीं, सिंस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वी आर राइटिंग। इधर आ जाएगा OSO3H ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लिखेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं देगा। ऑलराइट, फॉलोड बाय हाइड्रेशन मतलब इसमें हम लोग करेंगे पानी का एक्शन और हीट करेंगे। तो आप जानते हैं H और OSO3H मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकाल देगा, और नाउ OSO3H यानी हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप टू गिव यू दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो आपको ये कंपाउंड क्या मिल रहा है बेटा, इसका नाम है प्रोपेन-टू-ऑल, अगर मैं IUPAC नेम की बात करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूँ तो आप लिख सकते हैं सेक प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सही बात है, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल में मैंने कहा है कन्वर्ट ब्यूट-1 इनटू ब्यूटेन-टू-ऑल, ब्यूट-1 इनटू ब्यूटेन-टू-ऑल। तो यहाँ थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर वाला रिएक्शन रब करके करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप साथ में नोट्स बना रहे होंगे तो लिख भी रहे होंगे साथ में, ऑलराइट। ध्यान से सुनिएगा, कन्वर्ट ब्यूट-1 इनटू ब्यूटेन-टू-ऑल। तो अगर मैं ब्यूट-1 इन की बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूट-1 इन, सही है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन-टू-ऑल के अंदर। तो आप जानते हैं अल्कीन से अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसमें एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे कि नहीं। तो आपने क्या कर दिया बेटा, इसमें एक्शन कर दिया H2SO4 का, सही है। तो आपको पता है H2SO4 जो है बेटा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि H प्लस और OSO3H माइनस। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल ये कोल्ड कंडीशन में होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH पर आने वाला है OSO3H और यहाँ आ जाएगा CH3। इसमें अगर एक्शन ऑफ वाटर आप करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H और OSO3H मिलके सल्फ्यूरिक एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट बनाएगा। नाउ OSO3H विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो यू विल सिंपली गेट ब्यूटेन-टू-ऑल एज इट वाज आस्क्ड, सही है। तो आपको क्या मिल गया बेटा, ब्यूटेन-टू-ऑल। एनीवे यू कैन राइट कॉमन नेम आल्सो बट आई एम नॉट राइटिंग इट राइट नाउ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसका एक हल्का सा ड्रॉबैक है, इसका एक हल्का सा क्या है बेटा, ड्रॉबैक है, जो मैं आपको सिखाने चाहता हूँ। क्या आप इस ब्यूट-1 इन से कभी भी ब्यूटेन-1-ऑल बना सकते हैं क्या? कैन यू प्रिपेयर दिस कंपाउंड ब्यूटेन-1-ऑल फ्रॉम दिस कंपाउंड? नो, बिकॉज इफ यू फॉलो दिस रूल you will always get OSO3H on carbon atom which has less number of hydrogen atoms since Marconi rule is followed, सही है। और जहां पर OSO3H ग्रुप आता है वहीं पर OH ग्रुप आता है, सही है। जब आपको OSO3H ग्रुप इस कार्बन पर आ ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ मार्कोनिक रूल, ठीक है, यू विल नेवर गेट 1 डिग्री अल्कोहल, यस और नो। मतलब इन दिस सिस्टम बाय दिस मेथड alkenes can be always converted into either 2 degree alcohol or either 3 degree alcohol. They cannot be converted into 1 degree alcohol. I hope you can understand. क्योंकि बेटा मार्कोनिक रूल जब भी फॉलो होगा तो नेगेटिव वाला ग्रुप वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन आइटम कम है। तो देखिए अगर कार्बन चेन आप कंसीडर करते हैं तो उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं और बाकी सारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो अब कॉमन सेंस से बताइए हाइड्रोजन आइटम कहाँ ज्यादा होंगे, टर्मिनल्स पे ज्यादा होंगे, कहाँ कम होंगे, नॉन टर्मिनल में हाइड्रोजन आइटम्स कम होते हैं, सही है। अगर नेगेटिव पार्ट है तो वो कहाँ जाएगा, नॉन टर्मिनल पे या टर्मिनल पे, जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है यानी नॉन टर्मिनल पे जाएगा। अगर नॉन टर्मिनल पे जाएगा तो वो हमेशा 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल ही बन सकता है, वो कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बन सकता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो मेथड है इसका क्या ड्रॉबैक है कि बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन या फिर बाय
कन्वर्टिंग अल्केन इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग एसिड कैटलाइज्ड मेथड या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस, वी विल ऑलवेज गेट 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, पर सर अभी आपने स्टार्टिंग में एक पहला रिएक्शन किया था इथीन के ऊपर, तो वहां पर इथेनॉल बन रहा था और इथेनॉल एक 1 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, तो अभी पूरा स्टेटमेंट सुनिए कि बाय दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन वेन यू कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल बाय एसिड कैटलाइज्ड मेथड यू विल ऑलवेज गेट 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बट ओनली 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस्ड इज इथेनॉल। नो अदर 1 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस मेथड। दिस इज द ड्रॉबैक। ठीक है, तो चलिए मैं ड्रॉबैक लिख देता हूं एक बार, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉबैक ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो सुनिए पॉइंट नंबर 1, वी ऑब्टेन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बाय दिस मेथड। ठीक है, नंबर 2, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस्ड इज इथेनॉल। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। नाउ एक और इसमें फंडा मैं आपको सिखाना चाहूंगा, दैट इज हाउ टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक। ध्यान से सुनिए, रेमेडी फॉर दिस ड्रॉबैक। इसका मतलब क्या? रेमेडी फॉर दिस ड्रॉबैक मतलब क्या? इस ड्रॉबैक को ओवरकम कैसे किया जाए। ठीक है, मतलब मैं कैसे 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करूं, मैं कैसे 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करूं। ये मेथड से तो 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते, इथेनॉल के अलावा और कोई 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। पर सपोज मुझे इथेनॉल के अलावा कोई दूसरा 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है और अल्कीन से ही बनाना है। ठीक है, ये मेथड तो नहीं यूज कर सकते, तो किया कैसे जाएगा। ठीक है, दैट इज द रेमेडी। तो देखिए, दिस ड्रॉबैक्स कैन बी अवॉइडेड इफ यू डू नॉट यूज दिस मेथड। तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर दैट? ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास में कोई अल्कीन है, ठीक है, इस तरह से, ऑलराइट, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसमें आप ऐड कर दीजिए HBr विथ पेरोक्साइड H2O2। तो सर ये रिएक्शन तो हमने पहले किया है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, इसलिए मैं AMR लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद आए। एंटी मार्कोनिक रूल, यहाँ पर ब्रोमीन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर H गया और समझ लीजिए यहाँ पर B आ गया। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट ऐसा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलेगा, ये जनरल रिएक्शन है। मैं आपको इसके बाद एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आप इस Br को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हमने अभी इसके पहले की रिएक्शन में सीखा कि अगर हेलोजन है तो उसको हटा के मैं OH बना सकता हूँ बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो मैं यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकता हूँ, एक्वियस के OH, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ एक्वियस NaOH, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ Ag2O प्लस H2O, दैट इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो Br हट जाएगा, उसके जरिए क्या आ जाएगा बेटा? OH आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, अगर यही सेम फंडा मैं अप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं आप यहां तक लिख लीजिए, पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे इस मेथड से, एसिड कैटलाइज्ड मेथड से ड्रॉबैक मिलता है और उस ड्रॉबैक को मैं इस मेथड से ओवरकम कर पाता हूं। ठीक है, तो देखिए, प्लीज पे अटेंशन। जैसे अगर मैंने यहां पर ये क्या लिया, ब्यूट-1 इन लिया। ठीक है, इसमें अपना एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन वाला मेथड करते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें क्या ऐड करेंगे, H प्लस OSO3H माइनस। सही है, तो बताइए क्या होगा? नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम कम है, यानी अंदर की तरफ, हाइड्रोजन जाएगा बाहर की तरफ बाय मार्कोनिक रूल, और ये कोल्ड कंडीशन में होता है, भूलना मत। अब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, इस पर आ जाएगा OSO3H और यहाँ आ जाएगा CH3। सही बात है। अब इसका हाइड्रेशन करेंगे कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, वाटर डालेंगे और इसको हीट करेंगे। तो देखिए H और OSO3H हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ पर देखिए क्या कंपाउंड जनरेट होगा। ठीक है, ये क्या बना, ब्यूटेन 2 ऑल, और आपको पता है ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या बेटा, एक 2 डिग्री अल्कोहल। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी गेट 2 डिग्री अल्कोहल बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मेथड। सही बात है। चलिए, अब सपोज मुझे
कैसे भी करके 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाना है। ये मेथड मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल बनाने नहीं देगा, बट मैं चाहता हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाऊं, इस ड्रॉबैक को मैं ओवरकम करूं, तो मुझे ये मेथड यूज ही नहीं करनी चाहिए। आई विल गो फ्रॉम अनदर मेथड। नाउ सी हाउ डू आई डू इट। ठीक है, इसके अंदर मैं यूज करता हूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा, यहां पर फॉलो होगा एंटी मार्कोनिक रूल। सही है, एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि ब्रोमीन यानी नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। ठीक है, ये टाइप कर देता हूं। हाँ, तो इन दोनों में यहाँ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है तो ब्रोमीन यहाँ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। कंपाउंड क्या बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए CH3 CH2, इस पर आएगा CH2, इस पर सिंगल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा CH2Br। सही बात है। ठीक है, तो ब्रोमीन जब 1 डिग्री पे आ गया, कैन आई रिप्लेस ब्रोमीन बाय OH ग्रुप? यस। कैसे? बाय यूजिंग एक्वियस KOH। तो यहां से क्या होगा, KBr निकल जाएगा। सही है, और Br नाउ विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। तो देखिए आप क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और यहाँ क्या आ गया OH। अब आप इसका नाम देंगे तो ये बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल। और आप जानते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है बिकॉज ये 1 डिग्री कार्बन पर अटैच। तो देखिए इससे, ठीक है, अगर मैं यूज करता हूं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, सही है, so I am going to get 2 degree alcohol. And if I use this method, HBr and peroxide, and then later on this, these are 2 different reactions. HBr peroxide is different reaction, and then substitution is again different reaction. ठीक है, तो I'll get 1 degree alcohol. ठीक है, तो सोच समझ के सॉल्व करने का, सोच समझ के सॉल्व करने का। अगर मैंने आपको दिया है अल्कीन और बोला है चलो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करो, तो पहले सोचो कि वो अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट H2SO4 वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एसिड कैटलाइज मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 डिग्री प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है और अगर आप ये मेथड से करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपको ये मेथड से करना चाहिए। पर सर ये तो 2 अलग अलग रिएक्शन है, तो क्या इसके अलावा ऐसा कोई रिएक्शन नहीं जो एक ही स्टेप में आपको मस्त बना के दे दे कंपाउंड है? दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3। इसके बाद का जो मेथड है उसके अंदर भी इसका रेमेडी मिला है, यानी वो मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको अल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाने में आसानी होगी। पर वो मेथड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाऊंगा जो अल्कीन से ही है। ठीक है, पर उससे भी हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, और वो मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो 11th स्टैंडर्ड में जरूर मैंने आपको करवाया होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। आप अल्कीन चैप्टर में जाके एक बार उसको रिवाइज कीजिए, 11th का नोट्स ओपन कीजिए। अल्कीन चैप्टर में मैंने आपको सिखाया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन, BH3THF ऐसा यूज किया था या फिर B2H6 यूज किया था। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको सच में बड़ा मजा आएगा। बट एनीवे कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो चैप्टर वो पार्ट जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी 3rd MOP वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ड्रॉबैक और उसका रेमेडी समझ में आया कि ड्रॉबैक को कैसे मैंने सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग 2 डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और डू एज डायरेक्टेड आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, तो देखिए होमवर्क में मैंने बड़ी अच्छी तरह से ये होमवर्क डिजाइन किया है, तो प्लीज अब बहुत ध्यान से बहुत सिंसियरली कीजिएगा। देखिए मैंने कहा है एक्शन ऑफ 50% H2SO4 ऑन आइसोब्यूटिलीन। अब आप जानते हैं आइसोब्यूटिलीन एक ब्रांच्ड कंपाउंड होने वाला है और मैंने आपसे कहा कि ब्रांच्ड कंपाउंड जो है उनका 50% H2SO4 से भी डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। आपको सिर्फ वाटर का रिएक्शन करना है और नेगेटिव पार्ट को वहां भेजना है जहां हाइड्रोजन एटम कम है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप 1 स्टेप में ही कर रहे होंगे आसानी से। ठीक है, हाँ, कन्वर्ट प्रोपेन इनटू प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन दिया है कन्वर्ट प्रोपेन इनटू N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो बड़ी अच्छी तरह से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है सोच समझ के मेथड सिलेक्ट कीजिएगा कि अल्कीन से किस तरह से आपको वो अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तीसरा रिएक्शन भी हो गया। 4th रिएक्शन में मैंने बड़ा अच्छे से डिजाइन किया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको और मैंने कहा है कि इसके अंदर एक्शन ऑफ एक्वस KOH करेंगे तो आपको A कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसी कंपाउंड के अंदर आप अल्कोहलिक NaOH, ध्यान से सुनिए, अल्कोहलिक NaOH यूज करेंगे तो आपको B कंपाउंड मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये दोनों भी जो रिएक्शन है वो अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हुए हैं जिसका इस चैप्टर में हम यूज कर रहे हैं। एक बार आपको A मिल गया और B मिल गया, अब आगे क्या सोचना है, B से A कैसे बनाए, क्वेश्चन मार्क दिया है, B से A कैसे बनाए, मतलब जब तक A नहीं आएगा हम उसके आगे का रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड। B से A कैसे बनाए वो ढूंढना है और B से ये कंपाउंड बनाया हुआ है मैंने वो कैसे बनाए वो ढूंढना है। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर ढूंढे और ट्रस्ट में अगर आपने सच में खुद से इसका आंसर ढूंढा ना तो आपको खुद को ही इतनी खुशी होगी कि आपको अपने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, नोट्स मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ।